नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फ़िल्म कांतारा। कांतारा का अर्थ होता है रहस्यमय वन या जंगल। तो हमारे साथ हैं प्रतीक पुराड़े जी। प्रतीक पुराड़े जी, आपका स्वागत है। ओम नारायण नारायण ओम नारायण। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद सर बुलाने के लिए मुझे। और आपने तो इसके कन्नड़ और हिंदी दोनों रूप देख लिए हैं। जी 4-5 दिन पहले मैंने कन्नड़ा में देखा था और जी। आज जस्ट मैं हिंदी वर्जन देख कर आया हूँ। अभी तक मैंने हिंदी वर्जन का मेरे चैनल पर भी रिव्यू नहीं किया। थोड़ी बस 1 घंटा ही हुआ मुझे, मैं देख कर आया हूँ हिंदी वर्जन। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ। तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि क्या हिंदी वर्जन की डबिंग जो है वो ठीक ठाक हो गई है? क्योंकि कई बार ये डबिंग में गड़बड़ हो जाती है। नहीं, नहीं, डबिंग बहुत बढ़िया है। इवन बस एक सॉन्ग मुझे थोड़ा-सा सही नहीं लगा, जो एक रोमांटिक सॉन्ग है शुरुआत में जो आता है, उसको जो एक सॉन्ग ट्रेलर को में अगर दिखाया। मैंने ट्रेलर हिंदी का देखा नहीं, मतलब हुँ, वो हुँ। कौन वो सॉन्ग है या नहीं पता नहीं, पर शुरुआत में जो एक रोमांटिक सॉन्ग है, वो उसकी डबिंग मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी, पर बाकी पूरे फ़िल्म में हमें पता भी नहीं चलता कि हम कोई डब्ड वर्ज़न देख रहे हैं। बहुत बढ़िया डबिंग उन्होंने की है। और जो ओरिजिनल जो बैकग्राउंड में वराह रूपम, जो एक भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह, उनको लेकर एक जो कुछ मंत्र जो बैकग्राउंड में हमें सुनाई देते हैं, उनको भी उन्होंने जैसा है वैसा ही रखा है। उनको उन्होंने डब नहीं किया, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। और जो ग्राम देवता उन्होंने दिखाए हैं, वे भी जो कुछ भी वे बोलते हैं, तो उसे भी उन्होंने मूल भाषा में ही रखा है। नीचे हिंदी सबटाइटल्स आ जाते हैं उतने समय के लिए, और बाकी जो डबिंग थी वो बिल्कुल प्रॉपर हुई है। इसका कथानक जो है वो हुँ, एक जंगल के बीच के एक ग्राम के आसपास है। हुँ, और एक तरह से तो ये पुराने युग में जब हम देखते थे कि एक अच्छाई और बुराई का संग्राम हो रहा है, तो कुछ-कुछ तो इस प्रकार से लगता है। लेकिन आप इसको कैसे विश्लेषित करेंगे? हुँ। तो ये स्पॉइलर फ्री रखेंगे कि स्पॉइलर में कहानी बताऊँ? क्योंकि बाद में फिर कुछ मित्र बोलते हैं कि स्पॉयलर्स आ गए। तो थोड़ी बहुत तो बता सकते हैं, मतलब ठीक हुँ, है। हुँ। क्लाइमेक्स मत बताइए, बाकी तो बता ही नहीं, सकते हैं। नहीं, बात ये है ना कि मैं कहानी को वो जो जो कुछ भी बताऊँगा ना, तो जो मेन जो पार्ट रिवील होता है, जो मेन विलेन जिसको उन्होंने रिवील किया एंडिंग में, वो फिर आ जाएगा। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि थोड़े स्पॉयलर्स आ सकते हैं, जो भी है। जी। तो देखिए, जंगल के बीच के एक गाँव की ये कहानी है। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनके पास में सब कुछ था। धन, वैभव, परिवार, पुत्र वगैरह सब कुछ था, पर मन से वो बहुत अशांत थे। तो फिर वे कई सारे गुरुओं के पास में सब जगह जाकर पूछते हैं कि भाई इसका क्या मैं कर सकता हूँ? इसके लिए कुछ तो आप मार्ग बताइए कि मुझे मन की शांति मिले। तो अंत में फिर एक जगह से उन्हें पता चलता है कि तुम जंगल में जाओ, अपने खुद के मार्ग को तुम्हें ढूँढना पड़ेगा। फिर वो घूमते-घूमते जंगल के बीच में आते हैं, एक गाँव में आकर रुकते हैं। और वहाँ पर एक जैसे देखिए, अलग-अलग जगहों पर आज भी अगर आप जाएँगे भारत के छोटे-छोटे गाँव में, तो ग्राम देवता होते हैं और बस छोटा-सा एक पत्थर रखा हुआ होता है और ग्राम देवता के रूप में उनकी गाँव के लोग पूजा करते हैं। तो एक जगह पर आकर एक भगवान की ऐसी है, उन्हें दिखाई देते हैं, जिन्हें पंजुर्ली कहा गया है, ग्राम देवता है उस गाँव के वे। जब राजा उन्हें देखते हैं, तो एकदम से वो पूरी तरीके से भावुक हो जाते हैं और उस ग्राम देवता को अपने साथ ले जाने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। फिर गाँव के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप हमारे ग्राम देवता को नहीं ले जा सकते। और तभी जो ग्राम देवता है, वे गाँव के एक जो जिन्हें हम कहते हैं दैव, जिनके शरीर में आता है ग्राम देवता, उनके शरीर में भी आते हैं और कहते हैं कि अगर आप ग्राम देवता को अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं, तो ये जो गाँव की ज़मीन है, वो आपको गाँव वालों को देनी पड़ेगी। राजा तुरंत एग्री हो जाते हैं और वो गाँव की पूरी ज़मीन वे गाँव वालों को दे देते हैं और जो दैव है पंजुर्ली ग्राम देवता, वे उन्हें अपने साथ में राजमहल में लेकर के आ जाते हैं। और फिर कुछ समय के बाद में, अभी 1970 के समय में फ़िल्म आ जाती है, उसके बाद पता चलता है कि उस राजा के जो वंशज हैं, वे अपनी ज़मीन को वापस लेना चाहते हैं। पर फिर वो जो एक त्योहार दिखाया है, जो ग्राम देवता जिनकी पूजा के लिए हर वर्ष वहाँ पर त्योहार होता है, जतरा जैसे वो वहाँ पर भरती है उस गाँव में, तो वो वंशज वहाँ पर आते हैं और जो ग्राम देवता जिनके शरीर में आते हैं, उनसे वे बात भी करते हैं, तो वो ग्राम देवता कहते हैं कि देखो, ज़मीन अगर तुम्हें वापस चाहिए, तो तुम्हें जो मन की शांति तुम्हारे परिवार को मैंने दी हुई है, वो तुम्हें मुझे वापस देनी पड़ेगी। तो वो वंशज कहते हैं कि भाई चलिए, अभी आप अगर नहीं देना चाहते सीधे-सीधे, तो मैं अभी कोर्ट में जाऊँगा।
इसके बाद में फिर उनकी कोर्ट के सीढ़ियों पर ही मृत्यु हो जाती है, मुंह से खून वगैरह आता है। उसके 20 वर्ष आगे फिर कहानी बढ़ जाती है 1990 में, आज के समय मतलब जो वर्तमान समय जो फिल्म में दिखाया गया है। तो ऐसे समय में एक तरफ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिखाया है 1990 के समय में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांव वाले लोग जहां पर रहते हैं उनका कुछ अतिक्रमण हुआ है, उसको हटाना चाहते हैं और उस पूरी जगह को वो रिजर्व फॉरेस्ट में बदलना चाहते हैं, और इसका गांव वाले अभी विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ है उसी राजा के अगले वंशज, जिनकी खून मुंह से खून निकलकर कोर्ट की सीढ़ियों पर मृत्यु हुई थी, उसके बेटे जो अभी जमींदार है वहां के बड़े, तो वो दूसरी तरफ है और उनको बहुत गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहते हुए दिखाया है, गांव वालों की मदद करते हुए दिखाया है। और इस बीच में है गांव वाले जो अपनी जमीन अपने जहां पर वो सदियों से रहते आए हैं, वो अपनी जमीन की रक्षा करना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं। तो ये एक कुल मिलाकर फिल्म की शुरुआत का एक पार्ट हम संक्षेप में कहानी कह सकते हैं, और एंडिंग में जाकर फिर कैसे कैसे आगे कहानी बढ़ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आगे क्या रोल है, जमींदार का क्या रोल है, क्या गांव वाले लोग अपनी जमीन को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, और इस पूरे जो एक बैकग्राउंड है उसके साथ में उनने जो ग्राम देवता गांव की जो संस्कृति होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जोड़ा है। आपकी आवाज, हाँ 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 हेलो हेलो। हाँ, आ रही है। ऐसा तो नहीं लगता कि ये कुछ अंधविश्वास से पूर्ण कथानक है? देखिए, अगर हम हमारी संस्कृति को कहें तो जो कर्मकांड है, पूजा पाठ आदि है, जो भी इवन तीर्थाटन भी जो हम कहते हैं ना, उसे अध्यात्म की पहली सीढ़ी कहा जाता है। आप जो भी कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थाटन में जाते हैं, उसे अध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी कहा गया है। उसकी अगली सीढ़ी में फिर आप भक्ति योग में जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप में भी अलग अलग मार्ग होते हैं। पहले आप मुंह से जाप करते हैं, फिर अंदर से अंतरात्मा से वो मंत्र जाप आदि करना। अगली सीढ़ी में फिर एक एकाकार वृत्ति ईश्वर के साथ में, उसकी अगली सीढ़ी फिर अद्वैत वेदांत है। तो हर एक चीज की, हर एक जो सीढ़ी है उसका अपना एक महत्व है। कर्मकांड भी हो तो भी हम उसको पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं, उसका भी अपना एक अलग महत्व है, चाहे वो कर्मकांड हो। और जो एक गांव का अपनी जो प्राचीन लोक कला भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे कभी महाराष्ट्र में जागरण गोंधळ किया जाता है, जो भगवान शिव जी की ही एक अवतार है खंडोबा, उनकी पूजा एक प्रकार से हम उसे हम कह सकते हैं जागरण गोंधळ। और महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं वे विवाह होने के बाद में जागरण गोंधळ करते ही है, या और भी कई सारे अलग अलग समयों पर। तो उसमें भी इसी प्रकार का, मुझे तो सबसे पहले कांतारा देखने के बाद में हमारे महाराष्ट्र में जो जागरण गोंधळ होता है उसकी ही बिल्कुल याद आई। उसमें वाघ्या मुरळी होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान खंडोबा की सेवा में समर्पित किया हुआ होता है, और वे उसको जागरण गोंधळ करते हैं। तो ये ऐसी ये जो कई सारी प्राचीन लोक कलाएं भी इसके साथ में जुड़ी हुई है, और उस लोक कला के साथ में फिर ग्राम देवता हो या अलग अलग जो देवताओं के जो जैसे भगवान शिव जी के जो गण होते थे, उन गणों की पूजा करने का भी इसमें संदर्भ आता है। अभी ये जो कांतारा फिल्म में जो उन्होंने पूरा भूत कला जो एक त्योहार की तरह दिखाया है, जिसमें जो ग्राम देवता पंजुर्ली है, गुड़िगा है, उनकी पूजा करते हुए दिखाया, तो उन्हें भगवान शिव जी के गण माना गया है। और उन गणों की पूजा से जुड़ा हुआ मुझे कुछ मित्रों ने कमेंट में बताया, तब मुझे पता चला कि भगवान शिव जी के कुछ गण हैं, उन गणों की पूजा इसके माध्यम से की जाती है, और कहीं ना कहीं से एक लोक कला से जुड़े हुए ये पार्ट है, तो उनका भी अपना एक महत्व है। अब ठीक है, उसमें ये दिखाया कि वो ग्राम देवता ही शरीर में जो आते हैं, उसके माध्यम से जो गांव के लोग बोलते हैं, उसको बिल्कुल उन्होंने एक श्रद्धा से, या वो बिल्कुल सच है इस प्रकार से फिल्म में उन्होंने दिखाया है। पर ठीक है, मतलब भले ही कर्मकांड पूजा पाठ ये पहली सीढ़ी हो, अध्यात्म उससे बहुत आगे की बात है। अद्वैत वेदांत ईश्वर के साथ एकाकारता, उस अंतरात्मा को ही परमात्मा के रूप में जानना, पर सामान्य लोग उतनी सब बातें समझ नहीं पाते, इसलिए धर्म के साथ में उन्हें किसी न किसी प्रकार से जोड़ने के लिए इस पहली सीढ़ी की भी उतनी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी। तो इसके जो तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? इसकी तकनीकी डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी देखिए, एक्टिंग, इसकी सिनेमेटोग्राफी इत्यादि। देखिए टेक्निकली अगर हम फिल्म की तरफ देखें तांत्रिक दृष्टि से, तो मैंने आज तक की देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म हम इसको कह सकते हैं। और ऐसा भी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई चलो कम बजट में बनाई है और उसकी दृष्टि से विजुअल्स बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भी नहीं। आप बजट को भूल ही जाएंगे, ऐसे विजुअल्स है जो आपको बड़े से बड़े बजट की फिल्मों में भी नहीं देखने को मिलते। मतलब जो सिनेमेटोग्राफी है ना, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि बस देखते रहने का मन करता है। फिल्म की शुरुआत में ही जो बफेलो रेस, जिस जलीकट्टू की तरह बफेलो रेस भी एक प्रकार से एक त्योहार वहां पर होता है,
तो जो फिल्म के मुख्य पात्र जो शिवा है, जो ऋषभ शेट्टी जी ने ही प्ले किया है, उन्हें बफेलो रेस करते हुए दिखाया है और जो उन्होंने खुद परफॉर्म किया है, वहां पर आप कैमरा वर्क देखिए, इतना सुंदर, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था। बाकी स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैमरा वर्क, हर जगह पर ये फिल्म हमें प्रभावित करती है। और एक्टिंग के बारे में कंबाला बोलते हैं इसको शायद ना, आपकी जो बफेलो रेस है इसको। मुझे उस नाम पता नहीं, हाँ, मैं बफेलो कम, रेस कम, कंबाला बोलते हैं। और इसको जो है ये बहुत ही कीचड़ में, हाँ, कीचड़ में किया जाता है, पूरा कीचड़ होता कीचड़ है। में किया जाता है। और इसके ऊपर जो है हमारे लेफ्टिस्ट इत्यादि की बहुत, और क्रिश्चियंस की बड़ी गिद्ध दृष्टि है, क्योंकि ये समाज को एकत्रित करता है। तो कोई भी कार्य जो समाज को एकत्रित करता हो, कोई भी हमारी परंपरा, कोई भी हमारा उत्सव, उसके ऊपर इनकी गिद्ध दृष्टि सदैव रहती है। तो ये इसीलिए इन्होंने, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ये प्रतीक है कि आरंभ ये कंबाला रेस से करते हैं। बिल्कुल। और और इसमें जो ये जी, विरोध होता है ना, जल्लीकट्टू का हो या कंबाला आदि का हो, इसमें और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि अभी जैसे जल्लीकट्टू का त्योहार है, जिसमें हमारे जो भारतीय जो ब्रीड जिसको हम कहते हैं ना, नस्ल के जो जो गौवंश है भारतीय नस्ल का, उसको भी नष्ट करने का एक प्रयास इसके पीछे है। अब आप देखेंगे वेगनिज्म का जो पूरा जो एक एजेंडा चलाया जाता है, जो एक बहुत ही, मेरे अनुसार तो सबसे टॉक्सिक एजेंडा है ये वोकिज्म का, जो वेगनिज्म है। ये लोग डायरेक्टली कभी बीफ खाने वालों के विरुद्ध या मांसाहार के विरुद्ध कभी डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, पर इनका जो सारा टारगेट होता है वो डेयरी इंडस्ट्री को होता है। और जो भारतीय गोवंश है, बाहर से दिखाते हैं कि बड़ा प्रेम वो करते हैं, पर अंदर से जो जलीकट्टू का विरोध है उसके माध्यम से, देखिए जो बैल होते हैं उनको किसान पालते हैं, जो रेस होती है उसके लिए उनका पूरा घर में रखते हैं, उनका पालन पोषण होता है, और उसके माध्यम से वो जो देसी नस्ल है उसका भी जतन होता है। उस वो भी नहीं तो आजकल तो सब लोग जर्सी के पीछे ही जा रहे हैं, तो एक जो देसी नस्ल है उसका भी संवर्धन इन जैसे त्योहारों के माध्यम से होता है, और ये इसके लिए भी आवश्यक है कि ऐसे त्योहारों का हम जतन करें। उनको जो एनिमल जो बीफ इंडस्ट्री है वहां पर प्राणियों पर होने वाला अत्याचार नहीं दिखता, पर ऐसे जो त्योहार होते हैं उनको जानबूझकर टारगेट किया जाता है। जी। अन्य जो इसके जो पहलू हैं, तकनीकी पहलू। देखिए अभी टेक्निकली तो तांत्रिक दृष्टि से तो मैंने आपको बताया ही। दूसरा क्या एक जो वीएफएक्स इत्यादि भी अधिक उपयोग है या सामान्य है? नहीं, वीएफएक्स का ऐसा कुछ ज्यादा उन्होंने यूज नहीं किया, पर जो कैमरा वर्क है ना वो सच में बहुत बहुत सुंदर है। जो इतने सुंदर विजुअल्स गांव के अंदर के, कलर्स का जिस प्रकार से उन्होंने यूज किया है, कलर ग्रेडिंग का, बहुत रिच लगती है फिल्म दिखने में। और बाकी ये तांत्रिक दृष्टि की तो बात हो गई, ओवरऑल फिल्म की जो एक फिलोसॉफी की अगर हम बात करें ना, देखिए इसके आगे पूरी तरीके से स्पॉयलर्स आएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ओवरऑल जो एक फिलोसॉफी हम कह सकते हैं कि गांव के जो जमींदार है, जैसा कि मैंने बताया 1970 में उनके जो राजा के वंशज थे उनमें से एक की कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मुंह से खून आकर मृत्यु जाती है। अब उनके बेटे शुरुआत में उनको गांव के लोगों की बहुत केयर करते हुए दिखाया है, बहुत चिंता करते हुए दिखाया है, और फिर एंडिंग में जाकर रिवील होता है कि ये जो जमींदार है वो ही गांव की ये जमीन हड़पना चाहता था। तो एक प्रकार से जो जमींदार है, समाज का जो एक बहुत ही जो एक क्या कहे, उच्च वर्ग भी नहीं कहते क्योंकि बाकी के सब लोगों को तो मिलजुल कर रहते हुए दिखाया है, पर ये एक जो परिवार उनको दिखाया है, एक काफी प्रभावशाली परिवार था उस गांव का, और जिसके ऊपर लोगों का काफी विश्वास भी था, वो लोगों के साथ मिलजुल कर भी रहता था, पर बाद में वो ही उस जमीन को हड़पना चाहता है। और जो गांव के जो जो समाज दिखाया है, एक आदिवासी समाज तो हम नहीं कह सकते, पर उस जंगल में रहने वाले जो गांव के जिस समाज के लोग दिखाया है, वो अपनी जमीन को वापस उसकी रक्षा के लिए किस प्रकार से लड़ते हैं। और इवन एंडिंग में एक कथित रूप से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशन टाइप भी उन्होंने दिखाया है कि गांव के लोग हथियार अपने हाथ में लेते हैं। बीच में भी, फिल्म के बीच में भी उनको अपने हाथ में हथियार लेते हुए दिखाया है। जो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांव की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट में बदलना चाह रहा था या अतिक्रमण हटाने का जब प्रयास कर रहा था, उस समय भी गांव के कुछ जो मुख्य पात्र शिवा है या उसके साथ में 3-4 और जो लोग दिखाए हैं उनके हाथों में बंदूक है। तो एक प्रकार से सिस्टम के विरुद्ध भी वो एक रूप से एक रिवोल्यूशन वो दिखा रहे थे, क्रांति की, वो सिस्टम को अपने जमीन से दूर रखने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अपनी जमीन से बाहर रखने के लिए उन्होंने अपने हाथ में हथियार लिए हैं। एक सटल वे में ये बात भी दिखाई है। और एक जगह पर यह भी उल्लेख होता है, रेडियो पर सुनाई दे रहा होता है कि जो वीरप्पन है उसने कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बंदी बना लिया है। तो इस बात पर जहां एक छोटे से ठेला टाइप दिखाया है,
वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी बैठे होते हैं और शिवा भी, जो मुख्य पात्र है, वो भी बैठा होता है। और उस समय रेडियो पर ये बात सुनाई देती है कि भाई वीरप्पन ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बंदी बना लिया है। तो इस पर शिवा उसके सामने के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को कहता है कि देखो देखो, हमारे जैसे देवता लोग तो मतलब मिलेंगे भी नहीं आपको, हम तो आपको ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो एक प्रकार से सिस्टम के विरुद्ध भी वो कैसे अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, सिस्टम के विरुद्ध जाकर, या एक प्रकार से हथियार भी अपने हाथ में ले रहे हैं, पर उसका उन्होंने कहीं समर्थन भी नहीं किया है, क्योंकि एंडिंग में जाकर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनकी भी एक पॉजिटिव साइड भी दिखाई है कि वे सही कर रहे थे, क्योंकि जो जमींदार है वो हड़पना चाह रहा था जमीन को, पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसको रिजर्व फॉरेस्ट बनाकर उसकी एक प्रकार से रक्षा कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और बाद में रिजर्व फॉरेस्ट होने के बाद में गांव के लोगों को ही वो जमीन वो वापस देने का कैसे क्या मार्ग है वो भी वो एंडिंग में बताते हैं। तो कुल मिलाकर जो जमींदार है, जो राजा के वंशज है, वो इस जमीन को हड़पना चाहते थे, और एंडिंग में इस गांव के लोगों का पूरा विद्रोह दिखाया है। वे पूरा हाथों में जो भी हथियार, बंदूक हो, कुल्हाड़ी हो, वो लेकर उस जमींदार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो हाँ, ये एक ओवरऑल फिल्म की फिलॉसफी हम कह सकते हैं कि अपनी जमीन की रक्षा के लिए गांव के ये लोग पहले सिस्टम और उसके बाद में जो जमींदार है उनके विरुद्ध लड़ते हैं। एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग तो बहुत बढ़िया है, मतलब लगता भी नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, बिल्कुल उस जगह पर ये फिल्म हमें साथ में लेकर के जाती है। और एक और पार्ट जो फिल्म का था, जो जो राजा के वंशज जिनको दिखाया है, उनके घर में गांव के कोई भी लोग पाँव नहीं रखते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। एक वो मेंटेन किया हुआ है, जो समाज के अलग अलग वर्गों के बीच का जो भेदभाव है वो भी उन्होंने दिखाया है कि उसके घर में लोग नहीं जाते हैं, पाँव नहीं रखते हैं। अगर पाँव भी रखता है कोई, तो वो राजा, वो जो जमींदार है, उसके लोग तुरंत गांव के लोगों को मारते भी है। और इवन जो राजा का वंशज जमींदार, वो भी एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में जब उसके घर में जाता है, तो उसको भी थोड़ा गांव के लोग अचंभित हो जाते हैं कि भाई ये हमारे घर में कैसे आ रहा है। तो ये जो अलग अलग समाज के वर्गों के बीच में थोड़ा एक जो भेदभाव है वो भी उन्होंने दिखाया है। पर सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि गांव के जितने भी लोग हैं उन्हें अपने कल्चर से जुड़ा हुआ दिखाया है, अपने जो संस्कृति से जुड़े हुए जो त्योहार है उनको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सबसे बढ़िया बात है कि एक सबको साथ में मिलकर अपने कल्चर से उन्हें जुड़ा हुआ दिखाया है। जी, जी। तो फिर इसको आप कितने मार्क्स देंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आईएमडीबी पे तो इसकी रेटिंग जो है बहुत हाई चल रही है इस समय, 9.5 आउट ऑफ 10 कांतारा हिंदी की। बिल्कुल आप कितने मार्क्स देंगे इसको? 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स, क्योंकि फिल्म सच में बहुत बढ़िया बनी हुई है। और आप जब फिल्म को देखेंगे ना, विशेषतः जो फिल्म का एंडिंग का पार्ट है, उसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, पर वो एंडिंग का पार्ट आपको पूरा हिलाकर रख देता है अंदर से। मतलब सच में वो अलग ही कुछ एक्सपीरियंस है। वो आखिरी के जो 15 मिनट है, वो कोई भी देखेगा ना, वो हिल जाएगा अंदर से। जब वो जो मेन कैरेक्टर है शिवा, उसके अंदर वो जो ग्राम देवता आते हैं, ऐसा दिखाया है, जो गुड़िगा, वो जब उसके अंदर आते हैं, वो यार, वो देखकर आदमी पूरा अंदर से पूरा शरीर कांपने लग जाता है। वो देखकर वो परफॉर्मेंस ही कुछ अलग लेवल का था। वो आखिरी के 15 मिनट, मतलब वो शब्दों में बता नहीं सकते, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं। अति सुंदर। और तो अगर यदि प्रतीक जी इसको 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अलग ही अनुभव होगा। तो फिर तो हम सभी को कांतारा हिंदी तुरंत देख लेनी चाहिए। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। आपने धन्यवाद इतने सर। विस्तार से, और ऐसी फ़िल्म यदि आती है तो ये मुझे लगता है कि अत्यंत दुर्लभ होती हैं। बॉलीवुड तो ये कला ही संभवतः भूल गया है, और बॉलीवुड में तो अब कुछ बिल्कुल, भी हाँ, ये मिलता ही नहीं। एक और बात आपने बॉलीवुड का उल्लेख किया, तो देखिए ऐसी फ़िल्म बनाने के लिए भी ये आवश्यक होता है कि आप गाँव के लोगों के साथ, मतलब आप उनको समझते हो, उनके कल्चर को समझते हो। वो जिस प्रकार के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, जो ग्राम देवता की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, उसके पीछे की उनकी भावना क्या है, कैसी श्रद्धा है। ये जब आप गाँव के लोगों के बीच में रहे हुए हो या आप उनको समझते हो, तभी आप इस प्रकार की कहानी लिख सकते हैं। अब बॉलीवुड की जो एलिट्स है, वो तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। उनके अनुसार तो बस गाँव के लोग मतलब बस मॉन्स्टर्स होते हैं। वो बस ऐसे डंडे लेकर बैठे होते हैं और बस महिलाओं पर अत्याचार ही करते हैं। इसके अलावा तो मतलब एक सो कॉल्ड पेट्रियार्की वगैरह, इस यही उनके फिल्मों में आपको देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर आप इस फिल्म में भी देखेंगे, गाँव की एक जो लड़की है, जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाती है। वो पढ़ती है, उसके पिता को उस पर बहुत गर्व है और अपनी बेटी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगवाने के लिए वो काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। तो वो जो एक कथित रूप से पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने की जो बातें बार-बार बॉलीवुड की फ़िल्मों में दिखाई जाती है, या भारत के गाँव को जो स्टेरियोटाइप किया जाता है ना, वो बात भी यहाँ पर नहीं थी।
एक गाँव के जो बुजुर्ग व्यक्ति वो अपनी बेटी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगवाने के लिए उसको सिखाते हैं, गर्व के साथ सिखाते हैं और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हैं और इसको कोई बहुत बड़ा हौवा टाइप नहीं दिखाया है। ये बहुत आम बात है, भारत के गाँव में भी मनुष्य ही रहते हैं, वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। पर जो एक वामपंथी दृष्टिकोण है ना, वो भारत के गाँव को एक रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव लोग जो बस महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और बच्चों को बस पटक-पटक कर मारते हैं, डंडे लेकर बैठे होते हैं। इस प्रकार से ही हमेशा बॉलीवुड ने भारत के गाँव को स्टेरियोटाइप किया है। तो ये जो सही तरीके से चित्रण है ना, वो वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के गाँव में रहा हो, लोगों के बीच रहा हो और लोगों को समझता हो। तो मुझे दिख रहा है कि आप इस फ़िल्म से बिल्कुल अभिभूत से लग रहे हैं, तो आपको भी बहुत-बहुत बधाई। और मुझे लगता है हम सभी इस तरह की फ़िल्में यदि आती हैं, तो हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। धन्यवाद सर। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।